आज हमारा टॉपिक है चर्म, या जिसको अंग्रेजी में डर्मिस कहते हैं। चर्म में त्वचा की सब भीतरी परत है, ऊपर इसके एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस या चर्म परत पाई जाती है। इसका उद्भव मेसोडर्म से होता है और ऐसा मेसोडर्म जो चर्म का उद्भव करे या चर्म का निर्माण करे, उस मेसोडर्म को डर्मेटोम भी कहते हैं। ये एपिडर्मिस से काफ़ी मोटा होता है, 2 से 3 गुना मोटा होता है और मजबूत और लचीला एक स्तर है। इसकी संरचना की बात करते हैं। ये संयोजी ऊतक से निर्मित होता है, जिसके अंदर अनेक श्वेत कोलेजन के तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, ये संयोजी ऊतक के भाग होते हैं। इसके अलावा रक्तवाहिनियाँ, तंत्रिकाएँ, नर्वज और चिकनी एरेकित पेशियाँ के तंतु भी इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें संवेदांग, बहुत सारे रिसेप्टर्स जैसे तापग्राही या स्पर्शग्राही या दाबग्राही है। इसके अलावा त्वक ग्रंथियाँ, त्वचा के अंदर जो स्थित ग्रंथियाँ हैं, जैसे स्वीट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथियाँ, ऑयल ग्लैंड जिसको सिबेसिस ग्लैंड भी कहते हैं, स्तन ग्रंथियाँ, मेमरी ग्लैंड, और जैसे हमारे कान में सिरोमिनस ग्लैंड पाई जाती है। ये सब डर्मिस के अंदर स्थित होती है। इसके अलावा हमारे त्वचा से निकले जो बाहर रोम होते हैं, उसकी रोम पुट्टिकाएँ भी इसी भाग में स्थित होती है। चर्म कठोर होती है। कठोर होने का कारण क्या है कि इसमें श्वेत कोलेजन के तंतु पाए जाते हैं और ये जो कोलेजन के तंतु होते हैं बंडल्स में होते हैं। तो एक बंडल बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कठोर बनेगा। हमारे चर्म में वो लचीली भी होती है। कारण है इसका कि इसमें पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं। डर्मिस में अगर किसी भी तरह कोई अवांछित बाह्य पदार्थ को जीवाणु या रोगाणु प्रवेश करता है तो उसका भक्षण करके उसको नष्ट करने वाली कोशिकाएं भी पाई जाती है, जिनको मैक्रोफेजेज कहते हैं। ये मैक्रोफेजेज भी संयोजी ऊतक का ही में पाई जाने वाली एक विशेष सेल है। पार्ट्स ऑफ डर्मिस। डर्मिस के देखें तो मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक है पेपिलरी परत। ये पेपिलरी परत है वो ठीक एपिडर्मिस के नीचे होती है। जैसे हमने कल इसके एक डायग्राम की बात की थी, तो ये इसका एक डायग्राम है। तो ये जो सबसे डर्मिस अंकुरण स्तर के ठीक नीचे है, ये परत कहलाती है पेपिलरी, और इस पेपिलरी के नीचे होता है जालिकावत स्तर। तो ये अंकुरण स्तर के ठीक नीचे है। तो ये देखिए, ये भी एक उभार या इसमें रसांकुर जैसी संरचनाएं हैं इस पेपिलरी परत में, और इसके ऊपर हमारी एपिडर्मिस टिकी हुई है। तो इसके अंदर मजबूत कोलेजन के तंतु, इलास्टिन के तंतु और रक्तवाहिनियों का बहुत घना जाल होता है, क्योंकि एपिडर्मिस के जो अंकुरण स्तर होता है वो पोषण हमारे ब्लड वाहिनियों से लेती है, उससे ही पोषण और ऑक्सीजन लेती है। तो यहाँ पर बहुत घना जाल इसका पाया जाता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट बात करते हैं। तो डर्मिस की सबसे ऊपर वाली परत हो गई पेपिलरी परत, जिसको पेपिलरी लेयर या पास पेपिलरिस कहते हैं। ये डर्मिस का सबसे बाहरी पतला स्तर है, जो श्वेत कोलेजन के तंतु, पीले इलास्टिन के तंतु और रक्त वाहिनियों से मिलकर एक जाल के रूप में पाया जाता है, और इसी से एपिडर्मिस का अंकुरण स्तर वो लगातार पोषण ग्रहण करके विभाजित होता रहता है और एपिडर्मिस की अन्य जो परतें हैं उसका निर्माण करता रहता है। पेपिलरी परत में देखें तो नाम से स्पष्ट पेपिला, इसमें रसांकुर के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं जो एपिडर्मिस के अंदर दसे हुए रहते हैं। यथार्थ में ये कह सकते हैं कि एपिडर्मिस है वो पेपिलरी परत पर टिकी हुई रहती है। तो एपिडर्मिस पेपिलरी परत, डर्मिस की पेपिलरी परत पर स्थित होती है, टिकी हुई रहती है। इस पेपिलरी परत में एक विशेष प्रकार के स्पर्शग्राही रिसेप्टर या संवेदक पाए जाते हैं, जिसको मिशनर्स कणिकाएं कहते हैं। ये हमें स्पर्श का ज्ञान करवाते हैं, स्पर्श का अनुभव कराते हैं। ये जो मिशनर्स कणिकाएं हैं हमारे शरीर के कुछ भागों जैसे होठ, लिप्स, निपल्स, नर के एक जनन अंग है ग्लैन पेनिस, मादा का एक जनन अंग है क्लाइटोरिस, और हमारे अंगुलियों के सिरों पर मिशनर्स कणिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपन को तेज़ी से स्पर्श का अनुभव होता है। दूसरा इसका परत है और इसका अंतिम परत डर्मिस का जालिका स्तर, जिसको रेटिकुलर लेयर बोलते हैं। रेटिकुल का मतलब जाल होता है, तो इसमें इसको पार्स रेटिकुलरिस भी बोलते हैं। रेटिकुलर स्तर को पास रेटिकुलरिस भी बोलते हैं। ये एक मोटा और बड़ा स्तर है जो हमारी पूरी त्वचा को मजबूत आधार प्रदान करेगा। इसमें मुख्यतः क्या होते हैं, कोलेजन के
बहुत अत्यधिक या बहुत बड़ी संख्या में कोलेजन के तंतु होते हैं, और रेटिकुलर फाइबर जो कि संयोजक के ही प्रोटीन, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने हुए संयोजक के ही भाग होते हैं। ये दोनों मिलकर आपस में क्रॉस बना के अंतर्गुत्थित अवस्था में होते हैं, गुथे हुए रहते हैं। इस कारण से ये मजबूत आधार बनाएंगे। जालिका स्तर में ही हमारे त्वक ग्रंथियाँ, इसके अलावा बहुत सारे और जो संवेदांग है वो पाए जाते हैं। रोम की पुट्टिकाएँ पाई जाती है। जीवाणु रोगाणुओं का भक्षण करने वाली मैक्रोफेजेज कोशिकाएं होती है। इसके अलावा मास्ट कोशिकाएं होती है, ये भी जालिका स्तर में ही पाई जाती है। ये मास्ट कोशिकाएं भी संयोजक की ही एक विशेष सेल है, जो जैसे एक विशेष सेरोटोनिन जैसे ये पदार्थ का स्राव करती है। कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं इसके। जो त्वचा होती है, डर्मिस और एपिडर्मिस, उसके नीचे एक मोटा वसीय ऊतक एडिपोज टिश्यू का एक मोटा स्तर पाया जाता है, जो शरीर को तापरोधी और शरीर को सुडौल बनाने का काम करता है। इसके भी दो भाग होते हैं। वसीय ऊतक का जो ऊपरी भाग है वो कहलाता है स्ट्रेटम एडिपोसम, और इसके नीचे का भाग है स्ट्रेटम कार्नोसस। जो ये ऊपर के भाग है एडिपोसस, इसमें वसा का जमाव होता है, इसलिए ये शरीर को उष्मारोधी या तापरोधी बनाने का काम करता है। और इसके जो वसीय ऊतक का नीचे का पार्ट है वो होता है स्ट्रेटम कार्नोसस। ये अंतराली संयोजक का बना हुआ है। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, अंतराली संयोजक है। ये हमारी पूरी त्वचा को शरीर की मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो हमारी जो त्वचा है वो मांसपेशियों से जुड़ी हुई रहती है, तो उसका जो जुड़ाव है वो अंतराली संयोजक के द्वारा ही होता है। अनेक स्तनधारी होते हैं जिसके अंदर ये जो ऊपर वाला परत है स्ट्रेटम एडिपोसम, ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है, जिसको बल्बर कहा जाता है या तिमी वसा भी इसको कहते हैं। जैसे वेल है स्तनधारी, भालू है, हाथी है, सील है, गेंडा है, तो इनमें वसा का जो स्ट्रेटम एडिपोसम है वो काफ़ी मोटा होता है, इसलिए इनका शरीर है वो उष्मारोधी और तापरोधी बना रहता है। तभी ये बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर के अंदर भी आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये जो बल्बर है ये इन जीवों की बाहरी आघातों से या चोटों से रक्षा करता है, और भोजन संग्रह का भी काम करता है, जो इनको विषम परिस्थितियों में भोजन प्रदान करने का काम करेगा। शरीर को तापरोधी या उष्मारोधी बनाने का काम करेगा। वो शरीर को एक आकार देगा, एक शरीर को सुडौल बनाने का काम करेगा। एक स्पेशल पॉइंट है चमड़ा। जैसे हम कहते हैं कि लेदर, कि ये हम कहते हैं कि ये वस्तु तो लेदर की बनी हुई है। तो लेदर क्या है? तो लेदर हमें डर्मिस से प्राप्त होता है, क्योंकि डर्मिस के अंदर कोलेजन के और इलास्टिन के भरपूर तंतु होते हैं। तो कोलेजन तंतु जो होते हैं वो तो इसको मजबूती देंगे, और इलास्टिन तंतु है वो उसको लचीलापन देंगे। तो जो लेदर या चमड़ा होता है वो मजबूत भी होता है तो लचीला भी होता है। ये हमेशा डर्मिस से ही प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एपिडर्मिस को गला दिया जाता है और उसको हटा दिया जाता है, और डर्मिस से चमड़ा प्राप्त किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम टेनिंग कहते हैं। यदि संपूर्ण त्वचा को ही, यानी एपिडर्मिस और डर्मिस को मिलाकर पूरी त्वचा को ही हम कुछ विशेष रसायन आते हैं उनकी सहायता से सुरक्षित कर लें, तो इस प्रक्रिया को टेक्सीडर्मी कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट और है कि हमारी जो स्किन है वो लगभग 28 दिन में पूरी तरीके से हटकर और नवीनीकृत हो जाती है, यानी नवीन लेयर प्राप्त कर लेती है। शिशुओं में हमें त्वचा का, प्रारंभिक दिनों में हमें त्वचा का रंग का पता नहीं चलता है, तो उनमें जो त्वचा का वास्तविक रंग है उसका पता हमें करीब 6 माह के बाद ही जाकर लगता है। अपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।